हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, दैट इज़ रैंक्स। तो रैंक्स पेपर में यूजुअली आते हैं, ये आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रैंक्स लिए जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है। ये एज इट इज़ याद करना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है। ऐसे ही ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 161 है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 है, दोनों में, इसीलिए मैंने इनको एक साथ रखा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भी इंडिया की रैंक 126। फिर ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 112 है इस साल 2023 में। ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 112 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है 2023 में, दैट इज़ 132। अब इस HDI में क्या देखा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आपको याद रखने हैं कि HDI में तीन बेसिक डायमेंशन होते हैं, हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पेपर में ये भी आपको आ सकता है। ऐसे ही इंडिया की रैंक CCPI, इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 8th है 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4th। तो यहाँ पे मैंने जितने भी रैंक्स लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111, जेंडर गैप में 127, प्रेस इंडेक्स में 161, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 112, HDI में इंडिया की रैंक 132 और CCPI में इंडिया की रैंक दैट इज़ 8 और ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4th। तो ये रैंक्स एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम देखेंगे कुछ जनरल करंट अफेयर्स इन इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट, दैट इज़ मिश्ती स्कीम। मिश्ती स्कीम ये आपको पता होगा कि ये 2023 में बजट में आई थी। ये मिश्ती स्कीम एग्ज़ाम में आपको ऐसे आएगा कि मिश्ती स्कीम इट इज़ रिलेटेड टू मैंग्रोव्स। सो मैंग्रोव्स के लिए एक स्कीम आई, दैट इज़ कॉल्ड मिश्ती स्कीम। पेपर में आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। मिश्ती की जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि मिश्ती स्कीम इट इज़ रिलेटेड फॉर मैंग्रोव्स एंड इसकी फुल फॉर्म होती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ऐसे ही न्यूज़ में ये स्कीम भी थी, दैट इज़ PM प्रणाम स्कीम। बजट में ये आए थे सब। सो PM प्रणाम स्कीम इट इज़ फॉर बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेपर में ये भी आ सकता है कि PM प्रणाम स्कीम इज़ फॉर बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है प्रणाम की? दैट इज़ प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है प्रणाम स्कीम की, PRANAM, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। ऐसे ही आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम इज़ फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ये भी याद रखना है कि अमृत धरोहर स्कीम इज़ फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। और आपको पता होगा कि इंडिया में जो अभी वेटलैंड्स हैं
रामसार कन्वेंशन के मुताबिक दैट इज़ 75। ये भी आपको याद रखना है, 75। इंडिया में इतने वेटलैंड्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट, 28% GST अब होगा एप्लीकेबल ऑन ऑनलाइन गेमिंग। आप ऑनलाइन गेम कोई भी खेलो, आप कोई भी बैट ऑनलाइन लगा दो, तो उस पर आपको फिर 28% GST आपको पे करना पड़ेगा। सो 28% GST ऑन ऑनलाइन गेम्स विल बी नाउ एप्लीकेबल। ये आपको याद रखना है कि अब GST पे ऑनलाइन गेमिंग पे आपको 28% GST टैक्स आपको देना पड़ेगा, 28%। और इंडिया में GST स्लेबस क्या होते हैं? 5, 12, 18 एंड 28%। ये आपको याद रखनी है GST सिलेबस। ये आगे मैंने कवर किया है, आगे मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, टैक्सेशन भी। अब EPFO ने लॉन्च किया निधि आपके निखत प्रोग्राम 2.0, इसने लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है कि EPFO ने लॉन्च किया ये प्रोग्राम निधि आपके निखत, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको ऐसे आएगा कि निधि आपके निखत 2.0 इसको किसने लॉन्च किया? आंसर विल बी EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस। अब SBI ने लॉन्च किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ये भी पेपर में आ सकता है कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को किसने लॉन्च किया? आंसर विल बी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और RBI ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल। पेपर में ये आ सकता है कि उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया फॉर सर्च ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए। तो पेपर में आपको ऐसी आएगा कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया। वहाँ पे ऑप्शंस होंगे RBI, SBI, HDFC बैंक, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे ऑप्शंस में। सो यू हैव टू मार्क द आंसर RBI। RBI ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल। अब इस उद्गम की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। ये आप खुद देखना इसकी फुल फॉर्म। और इस साल 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर है RBI का, इसको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि RBI गवर्नर शक्तिकांता दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्तिकांता दास 25th RBI गवर्नर। RBI गवर्नर ने लॉन्च किया फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड कॉल्ड अंतर्दृष्टि। ये आपको याद रखना है कि अंतर्दृष्टि किसने लॉन्च किया? आंसर विल बी RBI। ये क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि। ये आपको याद रखना है अंतर्दृष्टि का नाम। ऐसे ही RBI ने लॉन्च किया 100 days 100 pays कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ये भी आ सकता है कि 100 days 100 pays, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? आंसर विल बी RBI। तो RBI के बारे में आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक, RBI ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल, ये भी आपको याद रखना है। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। और RBI गवर्नर ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि, ये भी आपको याद रखना है। और 100 days 100 pays कैंपेन, ये भी RBI ने लॉन्च किया। नाउ लेट अस मूव फर्दर। स्वामीनाथन जनाकीरामन, इसको अपॉइंट किया गया एज RBI डिप्टी गवर्नर। ये भी आपको आ सकता है कि रिसेंटली RBI डिप्टी गवर्नर किसको चुना गया? आंसर विल बी स्वामीनाथन जनाकीरामन। ये भी आपको याद रखना है, इसको चुना गया एज RBI डिप्टी गवर्नर। अब एक मिशन लॉन्च किया सिडबी ने, जिस मिशन का नाम है इवालो मिशन विद नीति आयोग। ये इवालो हैं क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। पेपर में आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है इस इवालो मिशन की। ये लॉन्च किसने किया? सिडबी ने लॉन्च किया। सिडबी ने लॉन्च किया इसको विद नीति आयोग। ये आपको याद रखना है। 50 GST काउंसिल मीटिंग, ये कहाँ पे हेल्ड हुई? इट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। पेपर में आपको ये आ सकता है कि 50th GST काउंसिल की मीटिंग ये कहाँ पे हेल्ड हुई? आंसर विल बी न्यू दिल्ली। अब एक टैक्स न्यूज़ में था, दैट्स कॉल्ड एंजल टैक्स। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें कि एंजल टैक्स इट इज़ रिलेटेड विद
स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स आपको याद रखना है कि एंजल टैक्स ये किसके साथ है रिलेटेड, आंसर विल बी स्टार्टअप्स के लिए ये रिलेटेड है। अब महारत्न इंडिया में 2023 में कितने थे, दैट इज़ 13, मतलब प्रेजेंटली अभी 13 है ये। और 12th आपको पता है दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसको 12th कंपनी ऐड हो गई थी महारत्न स्टेटस में। और 13th दैट इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपको ये याद रखने हैं कि प्रेजेंटली देयर आर 13 महारत्न कंपनीज, जिसमें 12th REC और इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड इट इज़ 13th महारत्न, ये भी आपको याद रखना है। RBI announced its second global हैकथन दैट्स कॉल्ड हर्बिंगर 2023। पेपर में आ सकता है कि हर्बिंगर 2023 ये किसने लॉन्च किया, आंसर विल बी RBI। सो RBI ने लॉन्च किया, इट इज़ सेकंड हैकथन दैट इज़ हर्बिंगर 2023। यहाँ पे मैंने लिखा है बाकी इसकी थीम क्या थी। ऐसे ही ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है। RBI ने लॉन्च किया UPI 123 पे दैट अलाउज UPI पेमेंट्स ऑन फीचर फोन्स। तो फीचर फोन्स पे भी आप अब पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस UPI 123 पे। ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है, 2022 की है न्यूज़। ऐसे ये यूनिकॉर्न्स ये न्यूज़ में होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, इट इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यू होगा ओवर $1 बिलियन। ये आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ यूनिकॉर्न। तो इसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ आपको याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन, यूनिकॉर्न की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। अब न्यूज़ में क्या था, दैट इज़ 108th यूनिकॉर्न और 109th यूनिकॉर्न, इनको रिसेंटली ऐड किया गया। ये आप देखना, मॉल बियो डायग्नोस्टिक्स इट इज़ 108th यूनिकॉर्न एंड 109th यूनिकॉर्न इज़ ज़ाइबर 365 टेक्नोलॉजीज़। ऐसे ही आपको पता होगा कि 101 यूनिकॉर्न क्या थी, दैट इज़ फिज़िक्स वाला इट वाज 101th यूनिकॉर्न। सो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जो करंट में थे। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा टैक्सेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि टैक्सेशन पे हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। वो टैक्स जिसमें टैक्स परसेंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी की इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ने पे टैक्स अगर बढ़ेगा दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। और इनकम बढ़ने पे अगर टैक्स घटेगा, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ने पे टैक्स परसेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दे आर ऑलवेज रिग्रेसिव टैक्सेस, क्योंकि अमीर भी वही टैक्स पे करता है और गरीब जिसकी कम इनकम है वो भी वही टैक्स पे करता है। इसका मतलब अगर हम देखेंगे गरीब के एंगल से, वो ज़्यादा टैक्स पे करता है एज़ कम्पेयर टू अमीर, क्योंकि अमीर को मतलब सपोज़ अमीर को 5 रुपीज़ किसी पे करना पड़ता है किसी चीज़ पे, उसकी इनकम है सपोज़ 2 लाख, लेकिन वही 5 रुपया गरीब को भी देना पड़ता है जिसकी इनकम मैक्सिमम होगी 10,000 रुपया। तो इसका मतलब ये टैक्स क्या है, टैक्स परसेंट डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। इस टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये टैक्सेस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक टैक्स है प्रपोर्शनल टैक्स। प्रपोर्शनल टैक्स मतलब चाहे आपकी इनकम बढ़े या इनकम घटे, टैक्स परसेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। वो टैक्स जिसमें टैक्स परसेंट कांस्टेंट रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, चाहे इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए, टैक्स कांस्टेंट रहेगा। इस टैक्स को हम बोलते हैं प्रपोर्शनल टैक्स। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के पहले आप रखो एग्जांपल्स याद, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इक्वलाइजेशन टैक्स। ये कुछ टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। अब डायरेक्ट व्हाट इज़ दिस टैक्स, इसमें क्या होता है, जिस पर्सन की सपोज़ ये ए पर्सन है, अगर इस पे टैक्स लग गया, सपोज़ इस पे ये टैक्स लग गया, तो ये टैक्स ए को ही पे करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
मतलब ए पे बर्डन है तो ये ए को ही ख़त्म करना पड़ेगा। सपोज प्रॉपर्टी टैक्स किसी पर लगा है या इनकम टैक्स, ये इसी आदमी को ये पे करना पड़ेगा। सच टाइप ऑफ टैक्स इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिस पे ये लगेगा ये उसी को पे करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको पता है इट इज़ अप्लाइड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये अप्लाई होता है ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज पे जो नेट प्रॉफिट होता है उस पर एक टैक्स लगता है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स उसी कंपनी को देना पड़ेगा। जिस कंपनी पे लग जाएगा उस कंपनी को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कैपिटल गेन टैक्स, मतलब आपने कोई एसेट भेजा, उस पर अगर आपको फ़ायदा हुआ तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, दैट इज़ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज़ ऑन द सेम पर्सन। अब सर ये क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स हु विल बियर द बर्डन। बर्डन ऑफ टैक्स कौन बियर करेगा, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स हु विल सबमिट द टैक्स। यहाँ पे दो टर्म्स है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। आपको दोनों याद रखने हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स हु विल बेयर बर्डन ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स हु विल सबमिट द टैक्स। लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन वो सबमिट भी कर रहा है और उसी पे बर्डन भी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, पेपर में आपको यही आएंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। इनकम टैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकम टैक्स है क्या? इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, ये तो इंडिविजुअल होगा, HUF हो सकता है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये आप देखना यहाँ पे लिखा है मैंने, ये कंपनी, मतलब इंडिविजुअल कैन भी 7 हो सकते हैं, ये यहाँ पे लिखे हैं मैंने उनके नाम्स। तो इन नाम्स को आप देखना इनकम टैक्स में। व्हाट इज़ TDS? ये इनकम टैक्स में ही आता है। इट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट दिस इनकम टैक्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कॉल्ड TDS। ये लिखा होता है, मतलब TDS आप देखना ऑनलाइन, TDS। इनकम टैक्स एक्ट को पास किया गया 1961 में। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पास किया गया इसको 1961 में। लेकिन ये कब इफेक्ट में आया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया 1961 में, लेकिन फोर्स में ये आया 1 अप्रैल 1962। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ये तो क्लियर है, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस, क्योंकि इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है, इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आंसर विल बी प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ये आपको याद रखना है। और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, जिस बोर्ड का नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको फॉर्म किया गया इन 1963। ये भी आ सकता है पेपर में, 1963 में इसको फॉर्म किया गया। और इसका काम यही होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को ये कलेक्ट करे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और प्रेजेंटली 2023 में इसका चेयरमैन है, दैट इज़ नितिन गुप्ता। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें क्या होता है, टैक्स एक पे होता है लागू, लेकिन पे कोई और करता है। इस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज ये ए पे टैक्स लग गया है, लेकिन पे बी कर रहा है ये टैक्स। सच टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आपको याद रखना है कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस। ये भी आपको याद रखना है। मतलब अमीर भी वही टैक्स पे करता है और गरीब भी वही टैक्स पे करता है। इसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेस। अब इसमें क्या क्या आता है, दैट इज़ GST। सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें है GST। आपको याद रखना है ये GST कौन सा टैक्स है? इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी में फिर 3 ड्यूटीज़ आती हैं, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और तीसरा आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको ये क्या है। चलो अभी टाइम है हमें। अब CBIC क्या है? जैसे CBDT होता है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ऐसे ही CBIC होता है फॉर इन डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये क्या है? इट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इट डील विद इन डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको याद रखना है। CBDT में हम डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं और CBIC इट डील विद इन डायरेक्ट टैक्सेस। अब इसके बाद इसका जो चेयरमैन है
CBIC का, दैट इज़ संजय कुमार अग्रवाल। इसको रिसेंटली इसको अपॉइंट किया गया था, संजय कुमार अग्रवाल को। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ CBIC। पेपर में ये भी आ सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड कुछ भी वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछ सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसमें है, दैट इज़ GST पे हर साल किसी भी एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए हम GST को यहाँ पे ख़त्म करेंगे आज। GST है क्या? इट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला पॉइंट इसमें, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा ताकि आपका टाइम बच जाए। इट इज़ इन डायरेक्ट टैक्स, ये सबको पता होगा। GST में 15 कैरेक्टर होते हैं, GST नंबर में 15 कैरेक्टर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये इफ़ेक्ट में कब आ गया। 1 जुलाई 2017 में GST केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये इफ़ेक्ट में कब आ गया, दैट इज़ 8 जुलाई 2017। पहले 7 जुलाई को बिल पास हुई और 8 जुलाई इट केम इनटू फोर्स जम्मू कश्मीर में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है जम्मू कश्मीर का। तो इंडिया में 1 जुलाई 2017 और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही GST ये क्या था, इट वाज 101th अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये सबको पता होगा कि 101th अमेंडमेंट 2016 इट इज़ रिलेटेड विद GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST ये क्या होता है, ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही GST इज़ वन नेशन वन टैक्स। और आर्टिकल 246A इट इज़ रिलेटेड विद GST, ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 246A। अब कोड फॉर GST ये क्या होता है, इट इज़ SACHSN। आपको ये पेपर में आ सकता है इसकी फुल फॉर्म। SAC मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड और HSN इट मीन्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पेपर में आपको आ सकता है कि कोड फॉर GST क्या होता है, आंसर विल बी SACHSN। इनकी दोनों मैंने यहाँ पे लिखी हैं फुल फॉर्म्स। अब ये कि ये क्या होते हैं, HSN कोड होते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और SAC कोड होता है फॉर सर्विसेज, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ड्यूअल मोड ऑफ GST है इंडिया में। ये इंडिया ने कहाँ से लिया ये GST मॉडल, फ्रॉम कनाडा, ये आपको याद रखना है। कनाडा एंड ब्राज़ील, इसमें भी होता है ड्यूअल मोड ऑफ GST। ड्यूअल मोड मतलब सेंट्रल GST CGST और SGST। स्टेट कुछ अपना अपने पास रखती हैं GST, उसको बोलेंगे SGST, और बाकी वो सेंटर को देती हैं, दैट्स कॉल्ड CGST। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल मोड ऑफ GST। अब GST में 5 रेट्स हैं, 0% मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। 5, 12, 18 एंड 28। आपको ये याद रखना है कि GST स्लैब रेट्स क्या है, 5, 12, 18 और 28, 28। तो इसका मतलब अभी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ GST रेट इट इज़ 28%। और मैंने आपको अभी पढ़ाया कि 28% ये आपको ऑनलाइन गेमिंग पे भी आपको अब लागू होगी, ऑनलाइन गेमिंग पे भी 28% GST मतलब हाईएस्ट GST। अब GST में 3 टाइप्स आते हैं, एक है CGST, SGST और IGST। पेपर में आपको आ सकता है व्हाट इज सी, सेंट्रल GST, स्टेट GST, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। ये आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक आता है इंट्रा स्टेट और दूसरा आता है इंटर स्टेट GST। ये आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये सपोज़ ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के सपोज़ श्रीनगर एरिया से आपने कोई चीज़ को भेजा गांदरबल में, तो यहाँ पे जो GST लगेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट GST। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट GST। तो इसमें कोई बाउंड्री के बाहर जो ये चीज़ था वो नहीं गया, मतलब श्रीनगर से कोई चीज़ गांदरबल में गया, इसको मतलब इट इज़ विद इन जम्मू कश्मीर, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट GST। ऐसे ही अगर सपोज़ यहाँ पे कोई सपोज़ ये श्रीनगर है और इस श्रीनगर से ये चीज़ सपोज़ पंजाब में गया सपोज़, तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट GST। तो यहाँ पे जब भी बाउंड्री के बाहर कोई चीज़ जाएगा तो वहाँ पे लगता है IGST, ये आपको याद रखना है IGST। तो अगर विद इन द सेम स्टेट होगा वहाँ पे क्या लगेगा, एक तो लगेगा SGST और CGST।
लेकिन अगर बाउंड्री के बाहर कोई चीज़ गया तो वहाँ पे क्या लगता है, दैट इज़ कॉल्ड IGST, इंटीग्रेटेड GST। अब इसमें क्या होता है, पहले सेंटर कुछ कुछ हिस्सा अपने पास रखती हैं और जो वहाँ पे बचेगा वो देते हैं इस स्टेट को, जो कि डेस्टिनेशन होगी। तो IGST में सेंटर पहले क्या करता है काम, वो अपने पास अपना शेयर रखती है, लेकिन जो वहाँ पे बचेगा वो उस स्टेट को सेंटर देता है जहाँ पे वो चीज़ गया है, मतलब जो उस चीज़ की डेस्टिनेशन होगी। ये आपको याद रखना है। अगर श्रीनगर से चीज़ गया पंजाब में तो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को वो बाकी हिस्सा देगी GST का, ना कि श्रीनगर को, क्योंकि अभी यहाँ पे डेस्टिनेशन दैट इज़ पंजाब। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अटल बिहारी वाजपेयी को हम बोलते हैं फादर ऑफ GST। ये भी आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी को। तो GST बिल ये राज्यसभा में पास किया गया ऑन 3 अगस्त 2016। 8 अगस्त में ये लोकसभा में पास हुई और प्रेसिडेंट एसेंट इसको मिला 8 सितंबर 2016। ये भी आपको फैक्चुअल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ GST काउंसिल। GST काउंसिल इट कम्स अंडर आर्टिकल 279A। ये आपको याद रखना है। GST काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं और GST काउंसिल इसका आर्टिकल है 279A। इसका काम क्या होता है कि टू डिसाइड GST रेट्स, लेकिन इसका हेड क्वार्टर भी आपको याद रखना है, इट इज़ एट दिल्ली, और इसका जो हेड होता है चेयरमैन दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। तो GST काउंसिल में आर्टिकल 279A, 33 मेंबर्स, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसका जो हेड होता है दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। और फर्स्ट चेयरमैन GST काउंसिल का कौन था, दैट वाज अरुण जेटली। ये भी पेपर में आ सकता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल कौन था, दैट वाज अरुण जेटली। और मैंने बाकी पॉइंट्स भी आपको समझाए यहाँ पे। और GST काउंसिल कब बनी थी, 12 सितंबर 2016 में। भी पेपर में डेट भी आपको आ सकता है, ये डेट भी GST काउंसिल का। अब ऐसी नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GST ने सब्ज्यूम किए, इसने ख़त्म किए बहुत सारे इन डायरेक्ट टैक्सेस को। वहाँ पे क्या क्या आता है, वेट। ये आपको याद रखना है कि GST ने सब्ज्यूम किस टैक्स को किया, वेट को किया सब्ज्यूम, सर्विस टैक्स को इसने सब्ज्यूम किया, ख़त्म किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया, एंट्री टैक्स को ख़त्म किया, परचेज टैक्स को ख़त्म किया। इसका मतलब है कि GST ने सब्ज्यूम बहुत सारे इन डायरेक्ट टैक्सेस को किया, जिसमें एग्जांपल आपको याद रखना है वेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वेट को इसने सब्ज्यूम किया, सर्विस टैक्स को सब्ज्यूम किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया। नाउ मूव फर्दर। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, दैट इज़ DIN। क्या है इसकी फुल फॉर्म, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। पेपर में ये भी आपको आ सकता है। और फ्रांस वाज द फर्स्ट कंपनी टू इम्प्लीमेंट GST वर्ल्ड वाइड। कब की इसने किया, 1954 में इसने इम्प्लीमेंट किया था GST, फ्रांस ने। ये भी आपको याद रखना है कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया GST, लेकिन इंडिया ने कनाडा को कॉपी किया था। अब ऐसे ही इंडिया में वो फर्स्ट स्टेट क्या थी जिसने GST बिल को पास किया, दैट वाज आसाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसाम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास GST बिल। ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर GST का कौन है, दैट इज़ अमिताभ बच्चन। ये भी आपको याद रखना है ऐसे ही। और GST को रिकमेंड किया था 2002 में। ये बहुत पुरानी बात है। इसको रिकमेंड किया था बाय कैलकार कमेटी, लेकिन फिर लागू में कब आ गया ये, अभी आपने देखा, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में इसको फिर फोर्स में लाया गया। लेकिन कमेटी ने कब इसको रिकमेंड किया था, 2002 में, कैलकार कमेटी ने। ये आपको याद रखना है, कैलकार कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था बहुत अर्ली पहले। अब GST एग्जम्पशंस, पेपर में ये भी आ सकता है आपको। GST एग्जम्पशंस मतलब किन चीज़ों पे GST नहीं होता है। एग्रीकल्चरल इनकम, ये पेपर में आया था एक बार। एग्रीकल्चरल इनकम, पेट्रोल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अल्कोहल हो, इस पे GST, दे आर GST एग्जम्पशंस। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, तो ये आप अब खुद ही देखना। एक्साइज ड्यूटी ये है क्या, जब भी ये लगती है ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। जो भी आप चीज़ बनाओगे अपने कंट्री में, आपको एक ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। और ये लागू सेंटर करता है, लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। ये आपको याद रखना है।
एक्साइज ड्यूटी ये क्या है? इट इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। जो आप इंडिया में गुड्स बनाओगे आपको एक टैक्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी, और इसको लागू करता है सेंटर, लेकिन अल्कोहल और नारकोटिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करती है। अब कस्टम ड्यूटी है, ये है क्या? कस्टम ड्यूटी इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये भी आपको पहले याद रखना है, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे हम यूजुअली ये लागू करते हैं व्हेन दे क्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सपोज इंडिया से गया चाइना में कोई चीज़, तो इस पर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। अब इसमें 3 टाइप्स की ड्यूटी होती है। एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो जो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पे लगती है, हर एक इम्पोर्टेड गुड पे लगती है कस्टम ड्यूटी। दूसरा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये आपको याद रखना है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये है क्या? सपोज़ यहाँ पे चाइना का कोई चीज़ है जिसका कॉस्ट है सपोज़ 20K, और इंडिया का भी वही प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है सपोज़ 25K। अब लोग क्या करेंगे? वो इस चाइनीज़ प्रोडक्ट को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो कम है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाएगी। इस वाले आर्टिकल पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ताकि इसका जो ये कॉस्ट है ये बढ़ जाए, और इसका जो कास्ट है वो टैक्स लगाने के बाद वो आएगा 25 या 26। अब जाके इससे क्या होगा? जो डोमेस्टिक कंपनीज थी वो बच गई, क्योंकि अगर इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं मतलब अगर इंडिया गवर्नमेंट CVD अप्लाई नहीं करती तो यूजुअली जो लोग होते वो चाइनीज़ चीज़ों को वो प्रेफरेंस देते, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया CVD, ताकि इसका जो कीमत है इट विल बी पार विद दिस डोमेस्टिक कंपनी। इसी को हम बोलते हैं CVD इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे हम लगाते हैं ताकि उनका जो कीमत है वो बढ़ जाए और वो बराबर या मामूली ज़्यादा वो हो जाए जो डोमेस्टिक कंपनी होगी। यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे आप देखना है इसको, गवर्नमेंट इम्पोजेज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंपनीज by countering the negative impact of import subsidies to raise the price of imported product and bring it par with the price of domestic product। ये भी आपको देखना है CVD। अब एक आती है डंपिंग। व्हाट इज़ डंपिंग? मैं आपको ये से समझाता हूँ। ये डंपिंग है क्या? सपोज़ ये चाइना है और ये इंडिया है। सपोज़ चाइना में कोई चीज़ 5K में है, लेकिन चाइना इंडिया में यही चीज़ 4K में बेचती है। तो इसका मतलब क्या है? चाइना दे वांट टू कैप्चर दिस इंडियन मार्केट, डेलिबरेटली दे वांट टू कैप्चर दिस इंडियन मार्केट। इसको हम बोलते हैं डंपिंग। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट सपोज चाइना में 5K में वो बेच रहे हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट वो इंडिया में बेचते हैं 4K में। क्यों बेचते हैं? ताकि हम फॉरेन मार्केट को हम कैप्चर करें। इसको हम बोलते हैं डंपिंग। चाइना में खुद चीज़ सपोज़ वहाँ पे बिक रहा है 5,000 रुपया में, लेकिन इंडिया में वो बेचते हैं 4,000 में। तो मतलब ये डेलिब्रेट प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डंपिंग। और इंडिया फिर क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट वो बताएगी नहीं, ऐसा आपको हम नहीं करने देंगे, वो इस पर टैक्स लगाएगा, और टैक्स लगाने के बाद इसका जो कीमत होगा वो बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। यहाँ पे क्या था? ये इट वाज एन डेलिब्रेट प्रोसेस टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, इसको आप नोट से देखना। कैप्चर फॉरेन मार्केट, इसको हम बोलते हैं डंपिंग। और इंडिया इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप आपको ये तीनों ड्यूटी समझ आए होंगी। ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स ये हैं क्या? इट इज़ अप्लाइड ऑन एनी स्पेसिफिक फीचर। फॉर एग्जांपल लेंथ को देख के एक टैक्स लग जाएगा, या वेट को देख के टैक्स लग जाएगा, दैट कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। और एड वैलोरम टैक्स ये क्या होता है? इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द टोटल वैल्यू। जो टोटल वैल्यू पे टैक्स लगेगा दैट्स कॉल्ड एड वैलोरम टैक्स। जो किसी फीचर पे लगेगा टैक्स दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो 10 मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगेगा इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक टैक्स। और इन 10 मोबाइल सपोज़ इनका कॉस्ट जो है वो है सपोज़ 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपये पे जो टैक्स लगेगा दैट्स कॉल्ड एड वैलोरम टैक्स। 10 मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स जो लगा दैट इज़ स्पेसिफिक टैक्स। और इन 10 मोबाइल्स की जो कीमत है दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़, और इस पे जो टैक्स लगेगा दैट्स कॉल्ड एड वैलोरम टैक्स। ऐसे ही यहाँ पे आता है सुपर टैक्स, दैट्स कॉल्ड सरचार्ज। इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। किसी की इनकम सपोज़ अगर इनकम टैक्स से वो बाहर गई तो वो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको वो फर्दर फिर टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को हम बोलते हैं सरचार्ज या टैक्स ऑन टैक्स। ये आप देखना यहाँ पे। अब एक कर्व आती है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड लाफर कर्व। लाफर कर्व ये है क्या? इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन
टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। ये करो एक ऐसी, देखो ये करो ऐसे होते हैं, इसको मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, ये आप देखना, ये बनाना आप। यहाँ पे ये टैक्स रेट, सपोज यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। अगर टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये किसी पॉइंट तक बढ़ रहा है। टैक्स रेट बढ़ाने पे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेट बढ़ाने पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक? अप टू सम पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट या ऑप्टिमम रेट बोलेंगे इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, लोग टैक्स ही नहीं देंगे, क्योंकि जितना वो कमाते हैं वो सब टैक्स में देते हैं, तो फिर टैक्स कौन भरेगा वहाँ पे? इसको हम बोलते हैं लाफर करो। तो लाफर करो में क्या है, आपको क्या याद रखना है? इट इज़ इन्वर्टेड यू शेप्ड, ये आपको याद रखना है। और टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये करो क्या बताती है आपको? इफ़ टैक्स रेट इज़ इंक्रीज्ड, टैक्स रेट अगर इंक्रीज़ किया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन कहाँ तक? अप टू सर्टेन लेवल। उसके बाद अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया, मतलब ऑप्टिमल रेट के बाद अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया, टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। यूजुअली हमें क्या लगता है कि टैक्स रेट बढ़ाने पे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन अप टू सम फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट के बाद लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे। तो यही ये करो, इस करो को हम बोलते हैं लाफर करो। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कुछ कर्व्स, ये आप नज़र मारना इनको, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई। फिलिप्स करो, इट शोज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये करो ऐसी होती है, आप देखना ये करो। और लॉरेंस करो, ये भी पेपर में आती हैं। लॉरेंस करो ये क्या है? इट शोज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, मतलब ये सोशल इनइक्वालिटी दिखाती हैं, ये आप देखना। और ऐसे ही एंजल्स करो, इट इज़ रिलेटेड विद डिमांड, गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी दिखाती हैं। ऐसे ही काजेंट्स करो, ये आप खुद ही चेक करना ये कर्व्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो में मुझसे जितना हुआ उतना मैंने इसमें कवर किया। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा, सो प्लीज़ subscribe my channel.